एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है, ये हत्या मुकेश चंद्राकर की नहीं है, पूरे पत्रकार जगत के चौथे स्तंभ की हत्या है। मुकेश चंद्राकर ऐसा व्यक्ति है जो हर एक किसी, खास तौर से राजधानी के अगर जो पत्रकार यहाँ से जाते थे, सारे लोगों की मदद करते थे, चाहे वो कोई भी हो, उनके पास छोटा बड़ा कोई भी, उसको कोई मतलब नहीं था। भय इसलिए भी है कि पैसे वाले लोग हर समय बसते जाते हैं, इसलिए न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है और पत्रकारों को डराने के साथ साथ कई तरीके से उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। मुकेश कहाँ से प्रताड़ित नहीं था। मुकेश प्रताड़ित था, नक्सलियों से प्रताड़ित था, पुलिस वालों से प्रताड़ित था, ठेकेदार से प्रताड़ित। जो पार्टी चल रही थे वहीं हत्या की गई है। प्रथम साक्ष्य यही लग रहा था, देखने को अमूमन मिल रहा था कि वहाँ पहले मुकेश को मारे होंगे, उसके बाद घसीट करके ला करके उस सेप्टिक जो टैंक था उसमें डाल दिए और उसके बाद फिर जो सबूत था, जो कपड़ा वपड़ा, जो खून के छींटे वेटे थे, सारे को मिटाने का प्रयास, सबूत मिटाने का, वहाँ से सबको जला दिया गया था। छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार की हत्या इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। वो हत्या एक पत्रकार की हत्या नहीं बल्कि पत्रकारिता के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक पत्रकार जब किसी ज़मीनी हकीकत को, भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास करता है तो उसकी आवाज़ को किस तरीके से दबाने का प्रयास ही नहीं बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है, वो मुकेश चंद्राकर की हत्या से साफ साफ जाहिर होता है। लगातार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर पूरे देश में पत्रकारों में, आम जनता में आक्रोश है कि आखिर मुकेश चंद्राकर का गुनाह क्या था। अगर एक भ्रष्टाचार को, एक रोड के भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो क्या ठेकेदार इतने तानाशाह हो चुके हैं कि उसको मौत के घाट उतार देंगे। ये घटना 1 जनवरी की है। 3 तारीख को मुकेश की लाश मिलती है और आज 6 तारीख है। 6 तारीख तक इसके जितने भी आरोपी हैं, अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल रात में ही जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी की टीम उसको आज हैदराबाद से लेकर रायपुर पहुंच चुकी है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। किस तरीके से बीजापुर की क्या स्थिति रही, क्या कुछ रहा, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार और एएनबी न्यूज़ के स्टेट हेड अखिलेश तिवारी जी बाकायदा बीजापुर के उस जगह पर गए जहां पे पत्रकार की हत्या करके उस सेफ्टी टैंक में उसकी लाश को छुपाया गया था। मुकेश चंद्राकर के परिवार से मिले, क्या स्थिति रही, जनता में किस तरीके का आक्रोश है और ख़ास करके पूरे बस्तर की आवाम में, जनता में किस तरीके से मुकेश चंद्राकर बसा था, वो पूरी कहानी हम आज अखिलेश तिवारी जी की जुबान से सुनेंगे। चूँकि ये लगातार 3 दिनों से वहीं पे मौजूद थे, आज सुबह सुबह आए हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं और विशेष चर्चा करेंगे कैसी स्थिति रही, मुकेश चंद्राकर का कैसा व्यवहार रहा। चूँकि मुकेश चंद्राकर का रायपुर के जितने भी वरिष्ठ या फिर छोटे पत्रकार कोई भी रहें, जो भी पहुंच जाता बस्तर की स्थिति को, बस्तर की आबोहवा को दिखाने का मुकेश चंद्राकर हर प्रयास करता, अंदरूनी इलाकों में भी खुद जाता। तिवारी जी से खास लगाव भी था मुकेश चंद्राकर का, अच्छी जमती भी थी। पूरी कहानी कैसी स्थिति है, क्या कुछ ज़मीनी हकीकत वहाँ कैसा है, सब कुछ हम आज विस्तार से आपको दिखाएंगे। ये स्टोरी कुछ बड़ी रहने वाली है, बड़ी कहानी लंबी चलेगी, तो इत्मीनान से आप सुनिएगा कि मुकेश चंद्राकर का जीवन कैसा रहा, कैसी फ़िलहाल वहाँ बीजापुर की स्थिति है। खास करके बस्तर के लोगों के दिल में बसने वाला मुकेश चंद्राकर तो अब जा चुका है, लेकिन किस तरीके से वहाँ के लोग आक्रोशित हैं। और वो सड़क 52 किलोमीटर की जो सड़क जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिस वजह से मुकेश चंद्राकर को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस सड़क की भी पूरी स्थिति को हम तिवारी जी से जानेंगे। आमंत्रित करते हैं वो आएँ और जो भी हमारे दर्शक हैं उनको विस्तार से पूरी स्थिति को अवगत कराएं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बीजापुर में पिछले 3 दिनों से मौजूद रहे, क्या कुछ स्थिति वहाँ पे दिखी? देखिए, मुकेश चंद्राकर एक ऐसा विषय है और ये खबर नहीं है किसी भी पत्रकार के लिए, लेकिन इसको गलत तरीके से भी कई लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। मुकेश चंद्राकर ऐसा व्यक्ति है जो हर एक किसी, खास तौर से राजधानी के अगर जो पत्रकार यहाँ से जाते थे, सारे लोगों की मदद करते थे, चाहे वो कोई भी हो,
अगर उनके पास छोटा बड़ा कोई भी उसको कोई मतलब नहीं था, एक मित्र के नाते वो हमेशा से ही मदद करते थे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई है, ये हत्या मुकेश चंद्राकर की नहीं है, पूरे पत्रकार जगत के चौथे स्तंभ की हत्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है और पत्रकारों को डराने के साथ साथ कई तरीके से उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। एक तरफ से प्रताड़ित नहीं, मुकेश कहाँ से प्रताड़ित नहीं था। मुकेश प्रताड़ित था, नक्सलियों से प्रताड़ित था, पुलिस वालों से प्रताड़ित था, ठेकेदार से प्रताड़ित, क्योंकि सही चीज़ों को दिखाना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पुलिस वालों का भी प्रेशर रहता था। बिल्कुल, अगर कहीं कोई आम जन का आदिवासी क्षेत्रों में जा कर के अगर मुकेश रिपोर्टिंग करता था और नक्सली लोगों के बीच में जा कर के वो किसी बात को और ग्रामीण अंचलों की बात को सुन करके आता था, उनकी जो मौलिक अधिकार है, समस्याएं हैं, उनको जब लेकर के आता था और जिम्मेदारों से सवाल जब पूछा जाता था तो जिम्मेदार जवाब नहीं देते थे। क्योंकि रोड का निर्माण मात्र कागजों में हो जाती है बस्तर में। हम हकीकत देख करके आ रहे हैं। जहां जिस रोड की रिपोर्टिंग किए थे गंगालूर, उसका मैं स्वयं कल ही रिपोर्ट करके आया हूँ। मैं खबर भी देखा और बाकायदा आपकी फ़ोटो भी वहाँ बैठ के आप दिखाए हैं जी। रोड किस तरीके से टूटा हुआ है, किस तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ, वो साफ दिख रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है 2009 का है, 2009 से जब बनना चालू हुआ, आज 2024 ख़त्म हो गया, 2025 लग गया, मतलब कुल मिलाकर के आपका 15 साल। और जो 58 करोड़ की जो रोड है वो सीधा 120 करोड़ का हो गया। ये कहाँ तक का है? और ये मात्र कागज बस में है ना। आप हकीकत में जा कर के वहाँ देखेंगे, वस्तु स्थिति को भांपेंगे तो आपको रोड ही नहीं दिखेगा। ये रोड गायब है। रोड गायब है। रोड बन भी रहा है तो कुछ स्थानों पे रोड बन रहा है क्योंकि 4 ठेकेदारों को दिया गया था, जिसमें 4 ठेकेदार हैं। सबसे बड़ा जिसके पास जिम्मेदारी था वो सुरेश चंद्राकर था। सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं। और ये अगर मुकेश ये ऐसे भी उसी पैसे से हेलीकॉप्टर में शादी किए थे, हेलीकॉप्टर में बस्तर में लेकर के आए थे, हेलीकॉप्टर 2021 की जो घटना, बिल्कुल। तो उसी पैसा को मतलब कुल मिलाकर के उड़ाए हैं। आम जनता का पैसा, आपकी हमारी पैसा, आदिवासियों का पैसा, इन सभी का पैसा का जो दुरुपयोग है वो सुरेश चंद्राकर ने किया है। और उसी खबर को उठाने के लिए, क्योंकि जिस रोड में मैं वस्तु से जहां मैं जा कर के देखा हूं, रोड को उठाने से ही आप सीधा चिवड़ा उठा और घर लेकर के चले जाओ, ऐसा रोड बना है। आप रोड उसको थोड़ी मानते हैं, जैसे लिपापोती कर दिया, पूरा लिपापोती। जो गड्ढे हैं, गड्ढे को पाटा भी गया, ऐसा है। अब चलो खबर बनने के बाद लिपाई पोती, चलो एक्शन कार्रवाई हो गई, तो दुरुस्त करना चाहिए। जिस अगर रोड का निर्माण कर रहे हैं, जो गड्ढे हैं उसको तो अच्छे से भरपाई करना है, उसमें भी लिपापोती, उसके लिए भी बाकायदा सेंसन होता है पैसा कि किस तरीके से उसको और भी मेंटेन किया जाता है। मेंटेनेंस का पैसा आता है, मेंटेनेंस का पैसा तक खा गया है। और ना ही उनको अब तक के जो जिम्मेदारी सौंपी गई, खास तौर से प्रशासनिक अधिकारी जो नौकरशाह हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती तो आज हमारे पत्रकार साथी जो मुकेश चंद्राकर है वो जिंदा रहते। मतलब भ्रष्टाचार में संलिप्त सफ़ेद पोस्ट से लेके खाकी वर्दी सब कुछ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये सफ़ेद पोशी नेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी जो नौकरशाह हैं, सारे के सारे मिले हुए हैं। और उन्हीं की भेंट जो है आज मुकेश चंद्राकर चढ़ गई। पहले तो जब रोड का निर्माण होता था बस्तर क्षेत्र में, तो आशीष भाई ये मैं बोल सकता हूँ कि जवानों के खून उसमें उस रोड में मिले रहते थे। अब एक पत्रकार का हो गया है, एक पत्रकार को भी अब जो भी खबर बनाने जाएंगे तो उनका साहस तो बढ़ते जा रहा है, दुस्साहस होते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं यूपी बिहार के तर्ज पे बस्तर को नापने की तैयारी है और कुछ नहीं है। अगर पत्रकार साथी आज इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं, और निभाने के साथ साथ अगर इस तरीके से संगठित होकर के अगर काम करने लगेंगे तो निश्चित तौर पे जो सफ़ेद पोशी नेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी जो नौकरशाह हैं, उसको ज़मीन में उतर करके तो नापना ही पड़ेगा। और अब रुकने वाली नहीं है। कितने पत्रकार को मारोगे और किसको किसको मारोगे? जो भी पत्रकार आएगा कलम को, तो पत्रकारिता नहीं मरेगी। पत्रकार मर सकता है लेकिन पत्रकारिता जीवित ही रहेगी, और जीवित रखना है आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है, और तमाम जितने भी पत्रकार साथी हैं सारे की जिम्मेदारी है पत्रकारिता को जिंदा रखना। पत्रकार तो मारे जाएंगे, वो तो इतिहास रहा है, लेकिन पत्रकारिता की तो जिंदा रखना आपकी और हमारी ही जिम्मेदारी है। आशीष भाई,
जैसे आप गए, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो स्थिति थी, इमोशनल सब कुछ रहा होगा, परिवार के लोग बिलख रहे थे। वो आपकी वीडियो भी मैं देखा, जब मुकेश चंद्राकर जी को मुखाग्नि दी जा रही थी, वो वीडियो भी आपने डाला हुआ था। जो उनके भाई योगेश चंद्राकर हैं, जब वो एसडीएम से और डीएम से मिल रहे थे, बड़े आला अधिकारियों से, आईजी भी थे वहाँ पे, तो बिल्कुल भावुक भी कह सकते हैं, गुस्सा भी कह सकते हैं, और उस शब्दों को, उसकी पीड़ा को, उनकी पीड़ा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या कुछ मंजर उस समय का था, उनके परिवार की जो स्थिति थी? उस समय सभी लोग दुखी थे, सभी हताश थे, सभी परेशान थे। मुकेश एक बार अगर शेयर किए रहता कि इस तरीके से माहौल बन रहा है, खतरा मंडरा रहा है, शायद कुछ लोगों को अगर सूचना भी दे दिए रहता तो कहीं ना कहीं आज मुकेश हमारे साथ में होता। और ये तो बड़ा दुखद है कि मुकेश किसी चीज़ को शेयर नहीं करता था, अपने तक ही सबका मदद वो करता था, लेकिन मुकेश की मदद हम लोग नहीं कर पाए। आज मुकेश नहीं है। और मुकेश अब क्या मैं बोलूँ, मुकेश चंद्राकर ऐसा व्यक्ति आपसे तो बहुत जुड़ाव था, जब भी आप बस्तर जाते थे तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक बार पर्सनली भी मिला हूँ आपसे, लगातार बातचीत भी होती रहती थी जब आप वहाँ पहुँचते थे। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम लोग बस्तर गए हैं तो मुकेश चंद्राकर को निश्चित तौर पे हम लोग याद करते थे उस, क्योंकि वो राजधानी में किसी पत्रकार के ऊपर बस्तर में अगर अत्याचार होता था तो कमल शुक्ला भैया भी आते थे, सारे लोग आते थे। तो यहाँ जब प्रदर्शन वगैरह होता था तो उसमें भी वो आते थे, पत्रकार संगोष्ठी में भी आते थे, पत्रकार के जुड़ाव एकता जो पत्रकारों की एकता संगठन पैनल था उसमें भी वो साथ देते थे कि बस्तर के जो पत्रकार हैं उनके साथ में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सभी तरीके से अपना अनुभव भी शेयर करते थे। हम लोग उस मतलब उस समय जुड़ ही रहे थे ये सारे चीज़ों से। लेकिन एक बात तो है कि मुकेश चंद्राकर मतलब ऐसा है कि पूरा जीवन उनको पत्रकारिता जगत में अमर नाम लेकर के चला गया। वो ऐसा व्यक्ति था जो हर चीज़ों को जोड़ करके रखता था, चाहे जवानों को जंगल के बीच से, माओवादियों के बीच से लेकर के आने की बात हो, पुलिस जवानों की मदद की बात हो, आम जन खास तौर से आदिवासियों के हिस्से के जो सवाल थे राजधानी तक पहुंचाने की अगर बात की जाए तो मुकेश चंद्राकर करता था। ऐसे ऐसे थे मुकेश चंद्राकर। अब मुकेश चंद्राकर हमारे बीच नहीं है, उनकी यादें बहुत सारी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम बता भी नहीं सकते और कई लोग भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ कहाँ से किस स्ट्रगल के साथ में उनको, हाँ मैं विपरीत परिस्थिति। वो ऐसा लड़का था कि उसको बनना था आईएएस। उनके मामा का जो लड़का था उनसे भी हम लोग बात कर रहे थे, ऐसी ही कई विषयों में चर्चा चली। तो वो लोग महुआ बीनने के लिए, इमली बीनने के लिए इस तरीके से जाते थे, सलवा जुडूम से जुड़े हुए, मतलब कैंप में भी वो रहे हैं। तो बहुत सारा अनुभव है, संघर्ष भरा जीवन रहा, बहुत संघर्ष रहा है और वो संघर्ष के साथ में आगे बढ़ा है, पत्रकारिता को लेकर के चला है। कहते हैं कि जब वो कोई खबर करने मुकेश जाते थे तो कभी कभी जब इमोशनल होते थे, आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को महुआ बीनते हुए, इमली बीनते हुए देखते थे, तो कहते थे कि ये खुशी बस नहीं करते हैं, इनकी भी मजबूरी है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, आप इनको उनका शौक मत समझिए। मतलब अपनी कहानी भी ऑफ कैमरे सुनाते रहते थे। कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या आपके सामने भी हुआ क्या? नहीं, हम लोग जब गए थे तो अपना अनुभव शेयर करते थे। मैं तो बहुत कम गया हूँ, एक दो बार ही बस मुकेश से इस तरीके से होता था, मतलब चर्चा जैसे जाते भी थे तो चर्चा कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के होता था। लेकिन मुकेश ऐसा था कि मतलब अपने जो अनुभव थे उसको बहुत शेयर करते थे और नक्सल क्षेत्रों में किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अंदर अगर लेकर के कोई जाता था और जिस तरीके से रिपोर्टिंग अंदर बस्ती जो आदिवासी हैं उनको किस तरीके से समस्याएं हैं उन तमाम रिपोर्टिंग लैंग्वेज भी बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारी भाषा नहीं, हमारी भाषा, और वो समझा करके हमको एक्सप्लेन करता था। तो इस तरीके से मुकेश का रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनके परिवार में भी बहुत दुख है और पत्रकारिता जगत में बहुत दुख का माहौल है और किसी को मुकेश चंद्राकर की खबर नहीं बनानी चाहिए। मुकेश चंद्राकर कौन है इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से पत्रकारिता जगत में आए मुकेश चंद्राकर, और मुकेश चंद्राकर आखिर किस तरीके से ऊपर तक आए, इतना दूर तक कैसे पहुंचा कि आखिर राजधानी के पत्रकार के साथ साथ दिल्ली के जो भी पत्रकार आते थे तो वो मुकेश चंद्राकर को ही क्यों पुकारते थे और क्यों, ऐसी क्या गुण रही है। ये गुण
विशेष गुण किसी में होता था जो सीधे तौर पे पकड़ रखते थे। और मुकेश चंद्राकर का विषय जो है वो काफ़ी लंबा है और एक किताब ही है, जो उनके संबंध है, व्यवहार है, सारी चीज़ हैं, बहुत विस्तृत थे। मुकेश चंद्राकर आईएएस बनना चाहते थे लेकिन पत्रकार बन गए और पत्रकारिता करते करते मुझे लगता है कि पत्रकारिता भी उन्होंने बस इस वजह से चुना कि जो अबुझमाड़ आदिवासियों का आवाज़, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनके हित की बात करना, मुख्य वजह यही रही होगी पत्रकारिता से जुड़ने की भी। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो खुद उस चीज़ को अनुभव किया है। बचपन में वो वैसी परिस्थिति से नहीं था, वो खुद गरीबी देखा हुआ है, परिस्थिति देखा हुआ है, आदिवासी किस तरीके से रहते हैं, जो महुआ बीनने के लिए जाए, जो इमली बीनने के लिए जाए, और उनकी पीड़ा क्योंकि खाने के लिए अगर अनाज ना मिले, और ऐसी परिस्थिति क्योंकि मात्र बस्तर का जो किस्सा है वो कागजों बस में विकास दिखता है, धरातल में विकास कतई नहीं है। और अभी भी यही है। और वहाँ जा कर के आप देखेंगे जिस रोड के जिक्र किया गया है, जिस रोड को बनाने के लिए, उसमें निर्माण करने के लिए, वास्तविक में वो रोड नहीं है, वो गड्ढे हैं। उसको मात्र पाटा गया है, वो रोड का निर्माण थोड़ी हुआ है वो। और हो सकता है इस सारे चीज़ों को बताने के दौरान कई लोग भी देख रहे होंगे। और मैं तो ये बोलता हूँ कि वास्तविकता में अगर रिपोर्टिंग करनी है तो बस्तर जा कर के करनी चाहिए। वास्तविकता पत्रकारिता की जो जड़ है कह सकते हैं वहीं से मजबूत होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस आदिवासी लोगों के लिए निर्माण किया जा रहा है, उनको चलने के लिए, हाँ चलने के लिए, आदिवासी लोगों के लिए पैदल चलने के लिए बेहतर रोड है। गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी तो नहीं जा सकती उस रोड पे। और जिस रोड की कीमत 120 करोड़ है, मेरे ख्याल से रायपुर शहर में अगर बना दिया जाए तो वो 20 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। ऐसे रोड है जिसकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 120 करोड़ रुपए आकलन किया गया है। उस रोड को ठेकेदार को किस तरीके से उस रोड को बनाने के लिए किस तरीके से निर्देश दे दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। वो काम करने योग्य नहीं है। वो तो आदिवासियों के हितैषी है ही नहीं। वो आदिवासियों के बारे में सोच ही कहाँ रहा है। वो व्यक्तिगत लाभ कमाया और अभी भी कमा ही रहा था। बिल्कुल व्यक्तिगत लाभ कमा करके ही अपना पूंजी इकट्ठा कर रहा है। तभी तो हेलीकॉप्टर से शादी करके आ रहा है। भाई आप और मैं थोड़ी ना आएंगे। सही बात है। भाई एक आदिवासी थोड़ी ना आएगी। भाई आएगा वही जिसके पास हराम का पैसा है। और हराम का पैसा तभी है जब उसको काला बाजारी और जो शासन प्रशासन से जो मिलता है उसके तहत ही मिली भगत से ही हो सकता है संभव। जैसे मुकेश चंद्राकर बस्तर की जनता, खास करके आदिवासियों को मुख्यधारा से जोड़ने, पुलिस तक उनकी बातों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा सेतु रहे, माध्यम रहे। अब वो सेतु हमारे बीच नहीं है। क्या उम्मीद किया जाए बस्तर में किस तरीके से आदिवासियों की स्थिति होगी, और ख़ास करके हम राजधानी के पत्रकार अब किस तरीके से स्वतंत्र रूप से, जैसे जाके पहले लगता था कि अरे चलो अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो आज़ादी हम अपने दिल में महसूस कर पाएंगे। एक डर तो अपने में भी अब बना रहेगा जाने से पहले। बिल्कुल। अब देखो, हर लोग समझते हैं कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है। सरकार की गुणगान करना एक अलग किस्सा है। हाँ, अगर विकास हो रहा है तो उसको दिखाना चाहिए, ये पक्ष में है। अगर विकास है तो, अगर नहीं है तो उसको भी दिखाना चाहिए कि भाई आदिवासी किस तरीके से रह रहे हैं, जिसके लिए रोड निर्माण किया जा रहा है, या फिर अन्य तरीके से सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये वहाँ देखने को नहीं है। अभी भी कागज़ में ही विकास दिखता है, धरातल में आप जाएंगे तो नहीं। हाँ, ये है कि जो लोग सच्चाई को सामने लेकर के आने का प्रयास करते हैं उनकी तो हत्या होती ही है। और ये बगैर संरक्षण के संभव नहीं है। और इनका जो जांच है, एक को ही कस्टडी में लेकर के क्यों आखिर रखा जा रहा है, उसको गिरफ्तार भी करनी चाहिए। उसका ब्लैक लिस्टेड दिखावे के लिए भी बोला जा सकता है यार, किसी चीज़ के लिए। लेकिन जिस तरीके से कानूनी जल्द से जल्द हो, ये मैं तो ये भी बोलूँगा कि पत्रकारिता, अगर शासन प्रशासन चाहते हैं कि मुकेश को सही न्याय मिले तो जल्द से जल्द चालान पेश हो कोर्ट में, और जितना से जितना जल्दी
जो सबूत है उसको इकट्ठा करके तत्कालिक उस जो हत्यारा है उसको जो न्यायिक पद्धति है उसके अनुसार सजा मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें बड़ा दर्दनाक मौत किस तरीके से मारा गया है वो भी जिक्र किया गया है। 15 से अधिक शरीर में फ्रैक्चर के निशान हैं, फ्रैक्चर मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और पसलियां टूटी हुई हैं, अतड़ियों में 4-4 जगह निशान है, सिर में गंभीर चोट है, चेहरे को भी बुरी तरीके से जख्मी किया गया है। मतलब किस पीड़ा से पहले मुकेश गुजरे होंगे उसको भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या कुछ मंशा तो साफ है कि मारने का ही था, लेकिन क्या मुकेश को कुछ ऐसा अंदेशा नहीं था कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो जाएं तो किसी को बता के जाएं, फिर किसी के साथ जाएं? नहीं, अब ये तो अब जांच का विषय है क्या है किस तरीके से, लेकिन मैं जहाँ तक ग्राउंड में था वहाँ लोगों से चर्चा भी कर रहा था, लोग बता भी रहे थे, कोई ऑन कैमरा कोई बोलना नहीं चाहता है। और क्या है, सबको भय का वातावरण, घर वाले भी क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये भय बना हुआ है। और भय इसलिए भी है कि पैसे वाले लोग हर समय बचते जाते हैं, इसलिए न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, घर वाले लोगों को भी खतरा है, ये भी बड़ा ये है। वहाँ जिस तरीके से जो आम लोग जो बता रहे थे और उनके जो करीबी लोग थे, उनका साफ कहना है कि जो मुकेश है पहले उनको बुलाया गया और हमेशा पार्टी वार्टी सब चीज़ होता था, उसी अगर कोई भी अपने प्रिय व्यक्ति बुलाए तो जाते ही हैं, चला गया मुकेश भी। और मुकेश कुछ ऐसा कुछ नहीं। अब उनको क्या ऐसा लगा, किस तरीके से विवाद हुआ, उसके बाद फिर जिस हथियार का उपयोग किए हैं, हथियार अब तक के तो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है बिल्कुल रॉड में मारे हैं करके ऐसा संकेत मिल रहा है। अब ये सब जांच का विषय है किस तरीके से होगा, और जांच पुलिस जल्द से जल्द करे, यही है। मैं तो वहाँ मौके पे गया हुआ था, वहाँ तो घटनास्थल पे आप गए थे? मैं घटना स्थल पे भी गया हुआ था। वहाँ जिस रूम में मुकेश को जो पार्टी चल रही थे वहीं हत्या की गई है, प्रथम साक्ष्य यही लग रहा था। जो देखने को अमूमन मिल रहा था कि वहाँ पहले मुकेश को मारे होंगे, उसके बाद घसीट करके ला करके और सेप्टिक जो टैंक था उसमें डाल दिए, और उसके बाद फिर जो सबूत था, जो कपड़ा वपड़ा, जो खून के छींटे वेटे थे, सारे को मिटाने का प्रयास, सबूत मिटाने का, वहाँ आग भी जला दिया गया था। सारे को जो खाने का सामान जो लेकर के आए थे वो सारे को, पत्ते वत्ते सबको जला दिया गया था। ये ऐसी वाक़या है। और कई दृष्टि में लग रहा है कि बैडमिंटन जो कोर्ट था वो वहाँ, और ये ढलाई करने वाला जो किस्सा है वो एक का तो नहीं हो सकता है, कई और वहाँ मास्टरमाइंड तो ज़रूर। और क्या है कि जब एक संदेह और भी बन रहा था कि पुलिस वाले लोगों को पत्रकार साथी लोग बार बार बोल रहे थे कि उस स्थान पे हो सकता है, उस सेप्टिक टैंक को क्यों ना खोल करके देखा जाए, तो क्यों खोल करके नहीं देख रहे थे पुलिस वाले? जब दबाव बनते गया राजधानी से, फिर दबाव बनाया गया, यहाँ पत्रकार साथी लोग गृह मंत्री जी से बात किए, आईजी से बात कर रहे थे, उसके बाद फिर एसपी संज्ञान लेता है। ये क्या है, कहाँ, किस तरीके से, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है ये अब भी। जी हाँ, बड़ा सवाल है। मतलब किस तरीके से हत्या होती है, और पुलिस की भी जो मुझे लगता है कि जैसी सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता भी नहीं दिखी। जैसे 3 तारीख को जो डेड बॉडी मिली, हो सकता है कि वो 2 तारीख को ही मिल जाती अगर सक्रियता रहती। और उनके साथी, उनके भाई ही उनके लैपटॉप से उनके मोबाइल का लोकेशन जब ट्रेस करते हैं, बाकायदा वो भी खबर भी आई थी, तस्वीर भी हम लोगों तक मिली थी, तो उन्हीं लोगों ने पुलिस को बताया भी, वही लोग पहले भी पहुँचे कि आप यहीं पे आइए, लास्ट लोकेशन यहीं मिल रहा है। और जो आपने बताया कि यहाँ दबाव, गृह मंत्री से भी दबाव आप लोगों ने भी डलवाया, इधर से डलवाया गया, जिसके बाद सेप्टिक टैंक को तोड़ा गया, और फिर वहाँ से मुकेश चंद्राकर जी की जो डेड बॉडी विक्षिप्त अवस्था में मिली, आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पत्रकारिता को कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर आप भी सत्यता को दिखाएंगे, निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पत्रकार हैं, जो कलम के सिपाही हैं, उनका काम है निष्पक्षता के साथ
सत्यता को दिखाना, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से कि जो मुकेश चंद्राकर के हत्यारे हैं, अभी 4 की गिरफ्तारी हुई, हो सकता है कि अभी 2 और हों, 6 का नाम आ रहा था। सबकी गिरफ्तारी के बाद उनको जो सख्त से सख्त सजा है वो मिलनी चाहिए। वजह ये है कि पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को खामोश करने का प्रयास किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो हमारी न्यायपालिका है, जिसको हम कह सकते हैं कि न्याय का मंदिर बोला जाता है, वो इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से डिसीजन लेता है, क्या कुछ इसकी कार्रवाई रहती है। पूरी स्थिति बीजापुर की उस जगह की, मुकेश हत्याकांड की सब कुछ विस्तार से हमने आपको बताने का प्रयास किया, चर्चा किया। चूँकि तिवारी जी बाकायदा वहाँ जाके 3 दिनों तक उस इलाके में रहे, जो क्राइम सीन है वहाँ गए, परिवार के सदस्यों से बातचीत किया और तमाम पहलुओं पर आप लोगों ने जो भी चर्चा हुई उसको विस्तार से सुना होगा। लेकिन अब बस्तर के, अब उजमाड़ के आदिवासियों की जो आवाज़ थी, जिसको मुकेश चंद्राकर लगातार उठाने का प्रयास करते, प्रशासनिक अमले तक उसको पहुंचाते हैं, उनके दुख दर्द को दिखाते, अब वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। और आज बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो मुकेश चंद्राकर के जाने का दुख है, जो गम है, वो सभी महसूस कर रहे हैं। कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि मुकेश क्या थे, किस तरीके से लोगों के काम आते और किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, उस घटना की, उस परिप्रेक्ष्य में हमने पूरी चर्चा की। आपको अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में आके जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में लिखिएगा। विस्तार से आगे हम और भी चर्चा करके इस विषय में एक और वीडियो आप लोगों तक पेश करेंगे। हमारे सहयोगी अरबाज के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।